हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं JCERT क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 3, जिसका नाम है ग्रामीण जीवन एवं समाज। इसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सभी के सभी को हम लोग करेंगे। ये है इसका पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने 1 और 2 जो और अदर ने किया है वो मैंने कर रखा है, कर दिया है। अब मैं देखता हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो है, आइए चर्चा करें अंदर में, जहाँ पे आपका 3 से लेकर के 9 तक का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, नील की खेती के प्रति कंपनी की दिलचस्पी जो थी वो क्यों बढ़ी। तो आंसर देख लेते हैं। जब यूरोप में भारतीय नील की मांग जो थी बढ़ती गई, तब ईस्ट इंडिया कंपनी की नील की खेती में दिलचस्पी बढ़ने लगी। जैसे जैसे यूरोप में भारतीय नील का मांग जो है वो बढ़ता गया ना, इन लोग का जो इंटरेस्ट था वो बढ़ता चला गया। कंपनी भारत में नील के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने लगी, ताकि नील के व्यापार से भारी मुनाफा कमाया जा सके। इसलिए नील की खेती के प्रति कंपनी की जो दिलचस्पी है वो बढ़ी थी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, अंग्रेजों ने कृषि सुधार में आवश्यकता क्यों महसूस की। यानी अंग्रेजों को ऐसा क्यों लगा कि कृषि का सुधार करना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अंग्रेजों के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गई थी। कंपनी के अफसरों को यह लगने लगा कि अब कृषि में सुधार और भूमि में निवेश करना जरूरी है, यानी जरूरी हो गया था। अंग्रेजों ने भारतीय कृषि के क्षेत्र में भूमि व्यवस्था और भू राजस्व के अंतर्गत कई सारे परिवर्तन किए, जैसे स्थायी बंदोबस्त हो गया, महालवारी व्यवस्था हो गया, रैयतवारी व्यवस्था हो गया, ये सब उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया था। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या दिया है, रैयतों को नील की खेती का क्या नुकसान पहुंच रहा था। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट इसको देखते चलते हैं। सबसे पहला जो था, नील की कम कीमतें। नील का जो कीमत था वो जितना करते थे उससे काफ़ी कम मिलता था। रैयतों को नील की खेती करने के लिए बागानों में भारी भरकम कर्ज लेकर के बहुत अधिक खर्च करना पड़ता था, लेकिन उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी, और रैयतों की आर्थिक दशा जो थी वो खराब हो रही थी। पॉइंट नंबर 2 है इसमें, मिट्टी की उर्वरा शक्ति का नाश होना। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करे, यानी जहाँ पर में मिट्टी अच्छा क्वालिटी का पाया जाता है वहाँ पे ही जो नील का खेती है वो किया जाए। लेकिन किसान ऐसा नहीं कर पाते थे, क्योंकि नील की जड़ें गहरी होने के कारण वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो थी उसको खींच लेती थी, और नील की कटाई के बाद उस भूमि पर धान की जो खेती थी वो सही ढंग से नहीं हो पाती थी। इसलिए किसान नहीं चाहते थे कि जो अच्छे उनके खेत हैं उसमें नील का उत्पादन किया जाए। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अस्थायी बंदोबस्ती के मुख्य प्रावधान क्या थे। प्रावधान कहने का मतलब है प्रोविज़न, यानी क्या क्या इसके अंदर का व्यवस्था किया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्ती ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था है। तो सहमति या समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। अब इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स वगैरह है। चलिए अब पहले उस पॉइंट्स को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसका पहला पॉइंट जो है वो है, जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया गया था। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक कहने का मतलब है उनके पिताजी एवं हस्तांतरित था। आप चाहे तो किसी को अपना ज़मीन हस्तांतरण में मतलब बेच सकते थे। उन्हें उनकी भूमि से तब तक पृथक नहीं किया जा सकता था जब तक कि वो निश्चित लगान सरकार को देते रहें। पृथक कहने का मतलब है अलग करना। उनको उनकी भूमि से तब तक अलग नहीं किया जा सकता था जब तक कि वो किसान ये लगान जो है वो सरकार को देते रहे।
पॉइंट नंबर 2 में इसमें क्या है, पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है किसानों को मात्र रैयतों को नीचा दर्जा दिया गया था, उनसे भूमि संबंधी अन्य परंपरागत अधिकार जो थे वो छीन लिए गए थे। अगला पॉइंट है जमींदार अपने जीवन काल में या वसीयत द्वारा अपनी जिम्मेदारी अपने वैध उत्तराधिकारी को दे सकते थे, कि जो भी उनको जिनको भी वो अपना वैध उत्तराधिकारी समझते हैं उनको वो दे सकते हैं। जमींदारों को लगान सदैव निश्चित कर दिया गया था, मतलब इनका जो लगान था वो फिक्स कर दिया गया था। सरकार को किसानों से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था, जो छोटे मोटे किसान थे उनसे सरकार का किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं था। तो ये हुआ है इसका व्यवस्था, जो था आपका नंबर 6। अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 7 में। नंबर 7 हमारे पास क्या दिया गया है, तो नंबर 7 में हमारे पास दिया गया है, पहला क्वेश्चन है नंबर 7 का, महलवारी व्यवस्था में खेती कैसे होती थी। यानी महलवारी जो व्यवस्था था उसमें खेती का क्या व्यवस्था था, मतलब खेती का जो ढंग था वो क्या था। तो महलवारी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व संबंध में एक ग्राम व्यवस्था थी। यह व्यवस्था सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी, जिसे 1822 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर पूरे ग्राम समुदाय का अधिकार मान लिया जाता था और इस समुदाय का सदस्य अलग अलग या संयुक्त रूप से लगान की अदायगी कर सकते थे। सरकारी लगान को एकत्र करने के प्रति पूरा क्षेत्र या महल सामूहिक रूप से जिम्मेदार जो था वो होता था। राजस्व इकट्ठा करने का और उसे अपनी कंपनी को जमा करने का जो जिम्मा है वो किनको दिया गया था, तो वह जमींदार की जगह गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। यानी मुखिया जी खुद से सारा जो लगान था वो इकट्ठा करते थे और जा कर के वो कंपनी को जमा करते थे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, किसान किन कारणों से नील विद्रोह के लिए बाध्य हुए। तो बहुत सारे कारण थे, मैंने कुछ एक कारणों का लिखा है। नंबर 1, उत्पादकों द्वारा जबरन किसानों की नील की खेती कराना। दूसरा है नील की खेती के कारण किसानों को घाटा होना। तीसरा है नील उत्पादकों द्वारा कीमतों में धोखा कर किसानों को कम कीमत पर नील खरीदना, मतलब उनको बोला जाता था कि मार्केट में रेट बहुत डाउन है इसलिए आपको भी इतना ही मिलेगा, तो उनके साथ धोखाधड़ी किया जाता था। धोखे से करार करवा कर बिना पैसा दिए ही नील की खेती के लिए मजबूर करना। तो ये 8वां नंबर पॉइंट के अंडर में था। एक और पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है, वो है किसानों तथा उनके परिवार के साथ मारपीट तथा शोषण। ये भी इसके अंतर्गत देखा जा सकता है, इसलिए किसान जो थे वो नील विद्रोह के लिए बाध्य हुए। अगला है नील आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो नील आयोग का गठन 1860 में हुआ था। आयोग ने बागान मालिकों को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। अधिसूचना जारी की गई कि किसी भी रैयत को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और सभी विवादों का निपटारा विधि पूर्वक किया जाएगा। आयोग ने रैयतों को वर्तमान अनुबंधों को पूरा कर अगली बार यानी नेक्स्ट टर्म में अपनी इच्छा से नील की खेती बंद करने की बात कही थी। तो इसी के साथ हिस्ट्री का आपका जो चैप्टर 3 था, जिसका नाम था ग्रामीण जीवन एवं समाज, ये होता है ख़त्म। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।